अपने कहाँ था लास्ट क्लास में, हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ तक थे ना। देखो बेटा, एक पेज नंबर 47, गन वाला कंसेप्ट में बता रहा हूं, एक बार ध्यान से देख लो। देखो, हमने बोला कि एक गन है, इसमें से स्मॉल एम मास की बुलेट निकाली वी। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें क्या है कि हमने बोला कि मोमेंटम ऑफ वन बुलेट इक्वल टू स्मॉल एम बी। यही हुआ। इफ टोटल कैपिटल एन बुलेट्स are fired in time t या in time dt, then total momentum equal to mv into n। ठीक है बेटा, अभी स्टार्ट ही किया है और ये भी प्रीवियस क्लास वाला है, इसलिए टेंशन मत लो। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम इन यूनिट टाइम और चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। इसको क्या बोलोगे? चेंज इन मोमेंटम तो डीपी, पर सेकेंड तो डीपी बाई डीटी। तो यहाँ क्या हो गया? एम वी एन अपॉन टी। यही हुआ ना? यही हुआ, एम वी एन अपॉन डी टी। अब मैं बोलूं इफ नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड इज एन, तो एन इक्वल टू कितना है? एन बाई डी टी। डी टी टाइम में कैपिटल एन है, तो यूनिट टाइम में कितनी होगी? एन बाई डी टी। तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड कितना हो जाएगा? डीपी बाई डी टी इक्वल टू एम वी एन। और डीपी बाई डी टी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। ठीक है, या स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकेंड। क्लियर? वी क्या है? मजल स्पीड। मजल स्पीड मतलब जिस स्पीड से बुलेट फायर हुई है। क्लियर? अब देखो, ये तो क्या है कि बुलेट जाके टकरा गई। अब सोचो कि अगर बुलेट को हम लोग क्या करें, बुलेट रिकॉइल हो, जैसे ऐसे गई और दीवार से टकरा के वापस आई, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? टू एम वी एन। टू से क्यों आया? क्यों? क्योंकि 180 डिग्री पे चेंज हुआ ना, तो ऐड होंगे दोनों, फाइनल और इनिशियल। क्लियर? अरे क्लियर है बुलेट वाला कंसेप्ट? आज मेरा गला दर्द करने लग जाएगा, बारिश के चक्कर में बहुत जोर से बोलना पड़ रहा है।
अरे क्लियर है बच्चों? यार रिप्लाई करो। यस सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। जिसने पूछा था वो बता दे मेरे भाई, उसका क्लियर है क्या? किसने पूछा था ये? कोटा में बहुत तेज बारिश हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉल ऑफ मास, देखो बेटा क्वेश्चन क्या है। अ बॉल ऑफ मास 0.2 kg moving with speed 10 meter per second strike a surface at an angle 37 degree from normal of the surface if rebounds with same speed at same angle in time 0.01 second। तो ये बोल दिया स्मॉल m इक्वल टू 0.2 kg, ठीक है। u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, थीटा इक्वल टू 37 डिग्री, टाइम इक्वल टू 0.01 सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, कुछ याद हो ये वाला क्वेश्चन पहले किया था, 2mv cos थीटा। कुछ याद है? नहीं हो तो मैं निकाल के बताता हूँ बच्चों। किधर गया किधर गया किधर गया? ये रहा। कहाँ जाया भाई? मिल जा, आजा भाई आजा। ये भी यार परेशान कर रहा है, अभी तक नहीं मिला। ये रहा, आ गया, दिख गया। डेल्टा पी इक्वल टू 2mv cos थीटा। समझ गए? पेज नंबर 47 पे आना है वापस, पेज नंबर 48 पे जहाँ पे ये क्वेश्चन है। समझ गए? लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो माइंड में सेट हो जाना चाहिए। अब लो ये आ गया। ये रहा, डेल्टा पी इक्वल टू 2mv cos थीटा। तो अब देखो ये तो हो गया सिंपल। 2mv cos थीटा वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। तुम चाहो तो मैं करके दूं, नहीं तो मेरी इच्छा तो 0% है ना? क्योंकि कैलकुलेशन ही करनी है। m इंटू वी इंटू कोस 37, कैलकुलेट कर देना जब फुर्सत में रहो तब। और फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पर डेल्टा टी कितना है? 0.01। तो 2 इंटू 0.2 इंटू 10 इंटू 4/5 अपॉन 0.01। ठीक है? अरे क्लियर? ठीक है, ठीक है। कुनाड़ी में नहीं हो रही बारिश है, बोलता हूँ कुनाड़ी में भी हो जाएगी। रुक अभी थोड़ी देर। कानर वर्मा बोल रही कुनाड़ी में बारिश नहीं हो रही। अभी बोलते कुनाड़ी में ना, सब जगह सेम कोर्स चलना चाहिए ना। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कांस्टेंट मास। ये तुम्हें पता है एफ नेट इक्वल टू एम ए होता है, सबको पता है ना? एफ नेट इक्वल टू एम ए होता है, सबको पता है। ठीक है, अब देखो कितना आसान है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg is placed on a smooth surface if a horizontal force of 50 Newton, then find out acceleration। तो तुम्हें आ रहा होगा सर ये भी कराओगे क्या सर? ये तो हम ही कर लेते हैं, है ना? ऐसा ही फील हो रहा होगा ना? लिखने में टाइम ज्यादा लग रहा है सर, आंसर ऐसे ही खोल देंगे। सबका सही? क्लियर? एनी डाउट? ठीक है, ये वाला कर दो। ये आ गया भाई। यही है तो बिल्कुल चिंदी चिंदी क्वेश्चन है, आसान आसान। ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट?
क्या बोल रही है आजमी फातिमा? प्लीज सर, क्या हुआ बेटा? तुम्हारा मैसेज नहीं दिखा मुझे कुछ। देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला कर दो। मैं आजमी फातिमा ने क्या बोला भाई? ठीक है बच्चों, यहाँ पर कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। टू परपेंडिकुलर forces of magnitude 3 Newton and 4 Newton are applied on an object of mass 1 kg. Find out acceleration of the object. तो देखो बच्चों, 4 न्यूटन इधर है, 3 न्यूटन इधर है, तो एफ नेट कितना आएगा? इधर की तरफ आएगा कितना? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। एफ नेट बराबर 5 न्यूटन। एंगल, इस एंगल को अगर थीटा बोलूं तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 37 डिग्री विद 4 न्यूटन फोर्स। इसमें कोई डाउट? तो ये तो हमने क्या किया बच्चों, नेट फोर्स की डायरेक्शन निकाल दी। ठीक है, नाउ ए इक्वल टू एफ नेट अपॉन एम। एफ नेट कितना है? ए इक्वल टू 5 बटा कितना हो गया? 5/1, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एट एन एंगल 37 डिग्री विद 4 न्यूटन। समझ गए बेटा? मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि अगर एग्जामिनर पूछ भी ले तो मैं तो बता दूं ना तुम्हें। ये तो डायरेक्ट तुम 5 बोल देते, पर अगर मान लो 5 3 ऑप्शन में दे देता और हर बार एंगल अलग अलग होता, तो मैं डायरेक्शन बता सकता हूँ ना कि इधर से 37 है तो 3 न्यूटन से कितना हो जाएगा। तुम्हें आना तो चाहिए ना, इसलिए मैंने निकाला है। ठीक है ना, कि अगर एग्जामिनर फोर्सेस के साथ डायरेक्शन भी दे तो हम आए। क्लियर? कोई शक? ये वाला कर दो। अब तो मिलने वाले बहुत जल्दी ऑफलाइन में। इसको बोल दो F1, इसको बोल दो F2, इसको बोल दो F3। एफ नेट इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। एम इक्वल टू 1 kg, ए इक्वल टू एफ नेट अपॉन एम। यही होगा ना? अरे बोलो, बोलो भाई बोलो। यही होगा। तो ये कर दो 2 + 1 3 + 1 4, 4i कैप प्लस जे कैप 2j कैप प्लस 3j कैप, 5 5 10 + 2, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 16 + 9 + 144। तो ये कितना हो गया? 13 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? आगे बढ़े तो देखो बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट देखो ये वाला।
उनके 160 पेजेज हो चुके हैं सुबह वालों के। तुम्हारी एक क्लास तो सर ने ले ली, क्या नाम था उनका, मैग्नेटिज्म वालों ने, तो पीछे कर दिया एक क्लास, हो पहले से पीछे थे और पीछे कर दिया। अरे मैंने पूछी नहीं काम की चीज। तो टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स फिजिक्स में कितने आ रहे हैं? टेस्ट में फिजिक्स में मार्क्स कितने आ रहे हैं? किसी के 180 आ रहे हैं? नहीं आ रहे? चलो कोई बात नहीं। चलो कैपेसिटर वाले पार्ट में से कितने क्वेश्चन आए थे? कैपेसिटर वाला पार्ट कैसा गया? कैपेसिटर वाला पार्ट कैसा गया? अच्छा, पूरे सही किसके हुए कैपेसिटर वाले पार्ट में? पूरे के पूरे सही हुए। मजा आ गया होगा कैपेसिटर। सबसे ज्यादा मार्क्स उसी से आए कैपेसिटर से। मेरे मेरे वाह यार, इतने सारे बच्चों के पूरे सही हैं। वाह, दिल खुश कर दिया तुम लोगों ने। बहुत सारे बच्चों के पूरे सही है। मजा। अब अगली बार न्यूटन लॉज में 180 में से 190 मार्क्स आने चाहिए, मतलब इतना अच्छा पढ़ के जाना। ठीक है ना? तो मस्त माहौल बन जाना चाहिए न्यूटन लॉज का। मतलब तुम पूरी मैकेनिक्स में बोलो कि सर हमें मैकेनिक्स दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इतना ध्यान लगा के अभी पढ़ो। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। बिल्कुल पॉजिटिव रहोगे ना तो अच्छे नंबर आएंगे। 10 kg का मास है। 5 forces are applied on an object of mass 10 kg. Find out its acceleration. पहले तो देखो बच्चों, में नेट फोर्स निकालता हूँ बिल्कुल आसानी से। देखो 50 न्यूटन पीछे है, 20 न्यूटन आगे है, तो पीछे की तरफ हो गया 30 न्यूटन। टेन न्यूटन ऊपर है, 40 न्यूटन नीचे है, तो नीचे की तरफ हो गया 30 न्यूटन। इसमें कोई डाउट, कोई शक? कोई शक नहीं है? अब देखो 50 न्यूटन इधर है, तो 50√2। अब बच्चे क्या करते हैं? बच्चे मन के सच्चे, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे इस 30 और 30 का मिला के 30√2 कर देते हैं, फिर उसको 50√2 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो मैं गलत कर रहा हूँ पहले, तुम बाद में मत बोलना सर देखो आपने गलत कर दिया। मैं भी गलत करता हूँ। देखो ये वाला एंगल कितना है, 45 डिग्री पर है। बच्चे क्या करते हैं, 30 और 30 का 30√2 लिख देते हैं। बहुत सारे लोगों ने करा होगा, फिर एफ नेट को बोल देते हैं कि भाई एफ नेट कितना हो रहा है, 50√2 माइनस 30√2 मतलब 20√2। बहुत सारे बच्चों ने किया होगा। जो अति उत्साह यही करवाता है। तो ए इक्वल टू एफ नेट अपॉन एम बोल देते हैं, यही करते हैं ना। 20√2/10 और इक्वल टू कितना हो जाता है, 2√2। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है तुरुत्तु तुरुत्तु, सब बोल रहे हैं उधर से सर मेरा भी तुरुत्तु है, मेरा भी तुरुत्तु है। तो ये गलत है। क्यों? मैं अब थोड़ी देर पहले पूछा था ना कि सर वो एंगल कैसे निकाला, तो बेटा एंगल का काम यही खत्म है। एंगल ही इसमें नंबर दिलाएगा। देखो कैसे, मैंने इधर बोला 30, इधर बोला 30। अच्छा दोनों तो इक्वल है ना? सही है बेटा, 2√2 सही है। मैं सोच रहा था एक 30 एक 40 है। सही है सही है सही है सही है सही है। 20√2 45 डिग्री है, 30 30 का 45। इसमें डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। प्रैंक हो गया तो बहुत बड़ा वाला। मैं सोचा 30 और 40 है तो रिजल्टेंट आएगा 50। 50 रिजल्टेंट आएगा तो 37 डिग्री एंगल पे आता, तुम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हो। वो भी आएगा, कहीं ना कहीं आएगा, चिंता मत करो, भी आएगा। बहुत सारे बच्चे लेकिन अपना आंसर पलटने लग गए थे, वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलने लग गए थे। समझ गए? अरे समझ गए क्या?
आगे बढ़े। तो बेटा यहाँ तो क्या है 45 पे दोनों इसलिए कैंसिल हो गए। तुम वहाँ एग्जाम में चेक करना है कि दूसरे वाले का एंगल कितना आ रहा है। ये वाला करो देखा। अरे क्या हो गया भाई तुझे, अटक गया तो यार। ये वाला करो। श्री कृष्ण। अरे बेटा एंगल सेम होंगे तभी कटेंगे ना, जस्ट अपोजिट में होंगे तभी। ये वाला करो। नो नो नो, यहाँ लगेगा वो वाला फंडा। अरे मेरे भाई, इतना तो माफ कर दिया करो बच्चों को यार। ये लो 3, मतलब यार थोड़ा सा खुद पे कॉन्फिडेंस रखो यार। देखो यहाँ भी ये 20 और ये 15 दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। 90 है ना, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर मतलब 625 स्क्वायर रूट, तो कितना होगा 25 न्यूटन। यही होगा ना, 25 न्यूटन होगा ना इन दोनों का रिजल्टेंट, कि नहीं होगा। होगा ना, लेकिन वो इस लाइन पर मुश्किल ही आएगा, उसका देखते हैं हम लोग। जैसे मानो ये है 20 न्यूटन और ये है 15 न्यूटन, इनका रिजल्टेंट आएगा 25 न्यूटन। और ये एंगल अगर यहाँ से देखूं थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू 15/20, तो टेन थीटा इक्वल टू 3/4, तो थीटा इक्वल टू 37 डिग्री विद 20 न्यूटन। तो ऐसे आएगा ये। समझ रहे हो ना, तो ये डायरेक्ट अपोजिट नहीं हुए। देखो 30 न्यूटन ऊपर है, 25 न्यूटन ऐसे, 30 और 25, तो ये कैंसिल नहीं होंगे डायरेक्ट। समझ गए मैं लास्ट क्वेश्चन में जो बताना चाह रहा था। अरे समझ गए क्या, इज इट क्लियर। आगे बढ़े। तो मैं इसको क्या करूंगा, इस मेथड से नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, इन फोर्सेस को रिजोल्व कर दूंगा। देखो 30 न्यूटन ऊपर है, इधर कर देता हूं मजा नहीं आया। ये है भैया ऊपर 30 न्यूटन, इधर आ गया है ये 20 cos 37। ये है ना, नीचे की तरफ क्या आया, 20 sin 37। इसमें कोई डाउट। अंशुल अमन, फिर बेटा रैंक आएगी अपनी कौन सी रैंक आएगी फिर अपनी बेटा, ऐसे आंसर आएंगे तो तेरे रैंक आएगी फिर कोहली वर्सेस रोहित। ऐसे आंसर मत भेज, है ना। तो ये कितना आएगा, 15 cos 53 और नीचे की तरफ प्लस 15 sin, यही हो गए। इसमें कोई शक है क्या, नहीं है। अरे नहीं है,
तो देखो ये 20 cos 37 पे कितना हो गया, 20 इंटू 4/5 मतलब 16, 30 न्यूटन ऊपर है ही सही। ये कितना हो गया, 30 नहीं 13, 13 नहीं 30, 15 cos 53, 15 इंटू 3/5 9 न्यूटन, और नीचे कितना हो गया 20 sin 37, 20 इंटू 3/5 12 प्लस 15 इंटू 4/5 24। सही है मेरा। तो देखो ये इधर कितना हुआ, ऊपर की तरफ से चला गया 6 न्यूटन, इधर की तरफ भी कितना हो गया 7 न्यूटन। तो एफ नेट इक्वल टू कितना हो गया 36 प्लस 49 √35 ए इक्वल टू एफ नेट अपॉन एम। समझ गए। तो कंसेप्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ रही है। अरे समझे क्या, क्लियर। बेटा ले सकते हो कंपोनेंट हर जगह, जो सही है वो हमेशा कर सकते हैं, बस आंसर थोड़ा लेंदी होकर आएगा, है ना। सही को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कंसेप्ट तो जो है वो वैसे ही रहेंगे। 24 न्यूटन कैसे, बेटा ये 20 साइन 37 होगा 12, ये 15 साइन 53 भी होगा 12। ठीक है बेटा, क्लियर। नेक्स्ट, हाँ बेटा वो देख लो, वो कंसेप्ट तो वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे पूछ रहे हैं सर इसमें एंगल ही पूछा होता तो उतना सिंपल मेथड है, दोनों फोर्सेस दिए हैं, हमारे पास फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू s sin थीटा अपॉन a प्लस b cos फाई, ऐसा कुछ है ना, वो जो फॉर्मूला है b sin थीटा अपॉन a प्लस b, फॉर्मूला लगा देना। ये वाला क्वेश्चन करो, जल्दी करो। A force of 20 Newton is applied on an object of mass 5 kg placed on a smooth floor at an angle of 60 degree from the horizontal as shown in figure. Find out acceleration of the object. तो बेटा इसमें देखो मैं एन भी मैं इसमें एक्सेलरेशन निकालूं तो चलेगा तो किधर, हॉरिजॉन्टल पे ही चलेगा। 20 cos 60, इधर क्या लगेगा 20 sin 60, जमीन तोड़ के तो अंदर। तो बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, a इक्वल टू 20 cos 60 अपॉन क्या होगा बच्चों, बोलो 20 cos 60 अपॉन m। तो a इक्वल टू 20 इंटू cos 60 1/2 अपॉन मास कितना है 5, तो कितना हो गया a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों। हाँ बेटा, आवाज आ रही है मेरी।
प्लीज एक्सप्लेन मी वंस मोर वंस मोर वंस मोर। लो बेटा वंस मोर लो। देख इस पर फोर्स लग रहे हैं बेटा 5 kg पर। सोचियो 5 kg का ब्लॉक, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, मैं ऊपर से दाबूंगा तो चलेगा क्या? जमीन तोड़ के अंदर तो ना घुसेगा? नहीं घुसेगा ना। इधर की तरफ फोर्स लगाओ, इधर तो चल जाएगा। तो इस पर दो कंपोनेंट आ रहे हैं 20 न्यूटन के। एक तो आ रहा है 20 cos 60, एक आ रहा है 20 sin 60। इसमें कोई डाउट बेटा वंस मोर वाले? कोई डाउट है क्या? है क्या बेटा बोल? नहीं है? तो देख बेटा यहाँ पे क्या होगा, 20 cos 60 इसको चला रहा है, क्योंकि जिधर चलने का रास्ता होगा उधर ही होगा ना। जैसे देखो मैं समझाऊं कि मान लो ये जो है ये बोतल रखी हुई है, देखिए बोतल, मैं इस पर फोर्स को लगा रहा हूं ऐसे। अब एक फोर्स तो इसको दाब रहा है, ये 20 sin 60 वाला। ठीक है ना? अभी बेटा मैंने नॉर्मल की बात ही नहीं की, जब मैं वो समझाऊंगा तो वहां डाउट नहीं आएंगे। अभी जितना पढ़ा है उस पर ध्यान दो। दूसरा फोर्स 20 sin 60 वाला, 20 cos 60 वाला, ये इसको चला रहा है। तो इसको चलाने वाला फोर्स कौन सा है? 20 cos 60। तो एक्सीलरेशन में कौन सा वाला काउंट होगा? 20 cos 60 वाला। समझ गए अब? अरे समझ गए क्या बच्चों? बोलो रे। यस सर। ठीक है। तो यार इट इज कंस्टेंट टू मूव ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है। नेक्स्ट ये वाला करो। राजशेखर आ गया मेरा भाई। 3-4 दिनों से हमारी बात ही नहीं हुई थी। राजशेखर कहाँ चले गए थे मेरे भाई? हाँ हो गया। देखो यहां पर मैं कंपोनेंट्स देखूं तो इधर आएगा 10 cos 37, जमीन पे रखा हुआ है। 10 sin 37, 1 kg। तो A इक्वल टू कितना हो गया? 10 cos 37 अपॉन n, 10 into cos 37 4/5। हो गया? अरे हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखो। अब आता है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वेरिएबल मास सिस्टम। वेरिएबल मास सिस्टम जैसे अपन ने बोला कि भाई अपने पास F इक्वल टू क्या था? dp/dt। यही था ना? तो इस F को क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या? v, u डॉट v से करूँ तो dm/dt प्लस v प्लस m इंटू dv/dt। इफ v इज कांस्टेंट देन dv/dt कितना हो जाएगा? 0। F इक्वल टू कितना हो जाएगा? v dm/dt। गंगाधर क्या गलत किया मैंने? गंगाधर बेटा बता जल्दी, कहीं कुछ मिस्टेक होगी हो तो। क्या कैलकुलेशन गलत की? कौन से क्वेश्चन में गंगाधर? कोस का कंपोनेंट रॉन्ग लिए हो। सही तो है यार, 10 cos 37 सही तो है। सही तो है। अच्छा अच्छा सही तो रे यार। क्या यार गंगाधर विद्याधर मायाधर यार ऐसे करता है। डरा दिया तूने गंगाधर। vdm/dt। देखो बच्चों यहाँ पर जो सही फॉर्मूला है जो आगे भी काम आएगा, वेक्टर सम नहीं करेंगे बेटा, जरूरत ही क्या आ रही है जब एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो गंगाधर। चेन रूल है ये। पर तुम तो डायरेक्ट याद रखना मैं जो फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना? एफ इक्वल टू मैं जो फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ वो याद रखना, म्यू इंटू वी रिलेटिव। ये फॉर्मूला आगे तक चलेगा। जहां म्यू क्या है?
यहाँ पर म्यू क्या है, dm/dt, मतलब मास पर सेकंड, या तो जुड़ रहा होगा या बाहर निकल रहा है ना। मतलब म्यू क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। विद टाइम। समझ गए? ये क्या लिख रहा है, INC और DEC लिख दीजिए, इंक्रीज और डिक्रीज है, ठीक है। और V रिलेटिव क्या है बेटा, ये फॉर्मूला सब जगह चलेगा सेंटर ऑफ मास तक, अगर इस तरह से लिखोगे तो। V रिलेटिव क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी विद विच मास इज एडेड or ejected from the system। जिस वेलोसिटी से मास सिस्टम में ऐड हो रहा है वो, या जिस वेलोसिटी से मास सिस्टम से अलग हो रहा है वो, बेटा सब्यसाची दास, मैं फिर आखिरी बार बोल रहा हूं, मुझे इंस्ट्रक्ट मत करो कि मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूं कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूं। मैं क्लियर कर देता हूं, मुझे पता है तुम्हारा कोर्स कब खत्म होगा, फिर मैं कहने लग जाऊंगा बेटा कम पूछा करो, बेटा जल्दी करा करो, ठीक है ना। तो बेटा प्लीज, मुझे पता है कि मुझे कहां तक कोर्स खत्म कराना है, जो मुझे टाइम लिमिट दी है, जिस चैप्टर के जितने लेक्चर्स दिए मैं उतने में ही करा रहा हूं, मुझे कभी, ठीक है, तो मुझे मत बताया करो ये चीज, है ना। वी रिलेटिव, रिलेटिव वेलोसिटी विद व्हिच मास इज एडेड और इजेक्टेड, तक कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिर्फ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बेस्ड है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg, ये है m इक्वल टू 2 kg, is placed on a smooth horizontal surface, a water jet throws water horizontally at a rate of 2 kilogram per second, mu equal to क्या है 2 kilogram per second, v relative क्या है 20 मीटर पर सेकेंड है, F इक्वल टू कितना होगा, म्यू इंटू वी रिलेटिव, तो 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 न्यूटन, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, A इक्वल टू F बाय M, तो 40 बाय 2, तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही है ना, क्लियर है, क्लियर। नेक्स्ट, रिपीट हो गया क्या, ये तो आसान है, वही फॉर्मूला है, F इक्वल टू म्यू इंटू वी रिलेटिव। वाटर इज ट्राइंग ब्लॉक विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, वी रिलेटिव दिया है 10, A इक्वल टू दिया है 1, A इक्वल टू बोल देंगे F बाय M, इक्वल टू कितना है म्यू इंटू 10 बाय कितना, भाई भैया मास कितना है इसका, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, कैलकुलेशन को चेक कर लेना, ठीक है बेटा। तो रिपीटेशन था उसी क्वेश्चन का और कुछ नहीं था, कोई डाउट इसमें, चीजें समझते हुए आगे बढ़ना ताकि रटना कम से कम पड़े, क्लियर है, नहीं है डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो बेटा ये मास फ्लो रेट इन अ पाइप, ये जो दिया हुआ है ये फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे, या आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ोगे, तो फिर मैं कोशिश करता हूं अगर समझ में आ जाए तो यहां पर भी समझ लो, ठीक है।
आप क्या बोलते हो एफ इक्वल टू वी तो कांस्टेंट है वी डीएम बाई डी टी, यही बोलते हो ना, यही बोलते हो ना। अब सोचो अगर ये dt टाइम में कितनी डिस्टेंस चला dl इन dt टाइम और कितनी स्पीड चल रहा है v स्पीड से, तो ये dl इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ मुझे, v dt। ये बात समझ में आई? ये क्वेश्चन फ्लूइड मोशन का है, तुम्हें डायरेक्ट आंसर भी याद रखना है लेकिन समझने में कुछ नहीं बिगड़ रहा, समझने की कोशिश करो। क्या dl को v dt बोल सकते हो? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा यार? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो गया। अब देखो बच्चों, यहाँ डीएम को क्या बोल सकता हूँ, डीएम इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। बोल सकता हूँ क्या? अरे बोल सकता हूँ। वॉल्यूम को क्या बोल सकता हूँ, ए इंटू डीएल। कोई डाउट? कोई डाउट? कोई शक? नहीं है तो देखो ये होगी कहानी खत्म। बी डीएम को बोल दिया ए डीएल रो अपॉन डी टी, तो रो ए वी इंटू डीएल बाई डी टी, डीएल बाई डी टी क्या है, वी है। तो अगर कोई फ्लूइड की बीम जा रही हो तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो ए वी स्क्वायर, इतना फोर्स लगाएगा। समझ गए कि नहीं? बोलो। तो ये डायरेक्ट भी याद रखना है, समझ गए क्या? अगर ये बीम ऐसे जा रही होती पानी की फ्लूइड की, रो ए वी स्पीड से पलट के वापस आ जाती, रो ए वी से, तो इस केस में एफ कितना हो जाता, टू रो ए वी स्क्वायर। तुम तो इंटेलिजेंट हो ना? अरे इंटेलिजेंट हो, मानते हो ना? अब निकिता कुमारी मना कर रहे हैं धीरे पढ़ो, जैसे जल्दी पढ़ाओ। हाँ बेटा निकिता अभी हुआ था ना, तो 180 डिग्री पर जाएगा तो टू आ जाएगा ना, टू टाइम्स हो जाएगा। ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू लेंथ, तो ए इंटू डीएल, ये वॉल्यूम है इसलिए ए इंटू डीएल, और डेंसिटी क्या है, रो, इसलिए रो। समझ गए? तो कितना आ जाएगा, टू रो ए वी स्क्वायर। अरे समझे क्या? समझे बच्चों? क्लियर? तुम सब इंटेलिजेंट हो यार, मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारे ऊपर। अब सोचो अगर ऐसे जाता, ऐसे पलट के आ जाता, तो क्या है, रिपीटेशन नहीं हो रहा? राजशेखर कोई डाउट? क्लियर? तो लग रहा है ना बिल्कुल आसान है फिजिक्स, आसान है ना? फिजिक्स से आसान सब्जेक्ट दुनिया में कोई दूसरा है नहीं, ऐसा मान लो, सबसे ज्यादा नंबर फिजिक्स में है। ए एरिया बेटा, ये देख सब लिखा हुआ है मेरे भाई, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, रो डेंसिटी, वी वेलोसिटी, ठीक है ना? पर यार तुम 180 कब लाओगे रे, 180 लाओगे तब मजा आएगा। ठीक है बेटा, सव्यसाची कोई डाउट? सव्यसाची दास कोई डाउट? नहीं है? सव्यसाची बोल यार, कहाँ चला गया? नहीं है बेटा? राजशेखर कौन से क्वेश्चन छूट गए तेरे? अब इसका आंसर डायरेक्ट बोल दोगे? अच्छा सव्यसाची लड़की है, साहिल बोल रहा है सर वो लड़की है। 325 कितने मार्क्स आए राजशेखर के? अब मेरा प्यारा राजशेखर कितने नंबर लाया? तो हो गया, तो टू रो ए वी स्क्वायर कोस थीटा। हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन फिजिक्स? तीन तरीके हैं, पढ़ना, पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई।
बस, और कोई तरीका नहीं। हो गया बच्चों? हो गया? अरे हो गया क्या? आगे बढ़े। चलो ये वाला क्वेश्चन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ। देख बेटा, वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। एक बच्चा बोल रहा है सर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस क्या होता है? इनिशियली प्रॉब्लम्स को दूर करती है, लेकिन ढंग से समझ के पढ़ोगे ना तो लाइफ टाइम प्रॉब्लम नहीं आती। आज मान लो तुमने चलना सीखा जिंदगी में, फिर तुम्हें कुछ हो गया, तुम्हारे फ्रैक्चर हो गया पैर में, तो क्या दोबारा तुम्हें कोई चलना सिखाएगा? तुम चलने मर्जी से लग जाओगे ना। स्विमिंग एक बार सीखने के बाद लाइफ टाइम स्विमिंग हम करते हैं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है। हम किसी काम में इंटरेस्ट रखते हैं तो हम दोबारा कोई हमें सिखाने नहीं आता। पढ़ाई में इंटरेस्ट रखोगे तो दोबारा मर्जी से हो जाता है। बेटा वो अभी अपने काम का नहीं है शशांक। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ध्यान से समझना है ना। उसके पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, ठीक है? उसके पहले मैं कुछ चीजें समझाने जा रहा हूं कि भाई दुनिया में कौन कौन से फोर्स होते हैं। तुम्हें स्लाइड में सब कुछ लिखे हुए भी मिलेंगे, पर मैं चाह रहा हूं कि एक बार मैं अपनी तरफ से समझा, ठीक है ना? तुम स्लाइड से पढ़ना और जो मैं लिखा रहा हूं उससे पढ़ना, ठीक है? कि पहले थर्ड लॉ मोशन पढ़ना। चलो पहले थर्ड लॉ मोशन पढ़ना। चलो पहले थर्ड लॉ मोशन नहीं पढ़े, पहले ये वाला पढ़ते हैं, रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट प्रोपल्शन, ठीक है? रॉकेट आ गया। अब देखो हम इतना फिजिक्स सीख लिया, अब रॉकेट भी चला देंगे। देखो, एम तो क्या है? मास ऑफ रॉकेट। रॉकेट से गैसें जल जल के बाहर निकल रही है, कितनी स्पीड से? वी रिलेटिव से। किस रेट से? म्यू रेट से, है ना? तो फोर्स क्या हो जाएगा? थ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि मास कम हो रहा है, ये आएगा एफ थ्रस्ट। और ये कितना आएगा? म्यू इंटू वी रिलेटिव, यही आएगा ना। एफ थ्रस्ट क्या आ जाएगा? म्यू इंटू वी रिलेटिव। इस बात में किसी को कोई शक? एनी डाउट? अरे कुछ डाउट है क्या? नहीं है? अब देखो, इस रॉकेट को अगर मैं देखूं तो इस पर नीचे की तरफ mg भी लग रहा होगा, एक फोर्स। दो दो फोर्स लग रहे हैं ना इस पर, एक फोर्स कैपिटल mg नीचे की तरफ भी लग रहा होगा। हाँ बेटा, एक बच्चा पूछ रहा है सर वी रिलेटिव पीछे की तरफ। बेटा जब गाड़ी चलती है तो साइलेंसर से धुआं कैसे निकलता है? गाड़ी में से देखने पर कैसे निकलता है? पीछे की तरफ निकलता है। सिमिलरली रॉकेट के रेस्पेक्ट में धुआं कैसे जा रहा है? एग्जॉस्ट गैसेस पीछे की तरफ जा रही है। बेटा म्यू अगर है तो म्यू मतलब क्या है अनन्या? डीएम बाई dt है। मतलब वेरिएबल क्या है? मास है। समझ गए बेटा अनन्या? बेटा अभी सूडो की हमने बात ही नहीं की, तो तुम चिंता मत करो, जो मैंने पढ़ाया उससे सब कुछ हो रहा है। अभी हमने सूडो की बात नहीं की। ये फोर्स होता है थ्रस्ट फोर्स। जब भी सिस्टम का मास चेंज करता है तो उसको एक थ्रस्ट फोर्स मिलता है। जैसे इसका सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं। ये नए बच्चे तो क्या है, आजकल के बच्चों को चीजें देखने को नहीं मिलती। कोई रूरल बैकग्राउंड से हो बच्चा, तो तुमने एक चीज देखी कि वो जो ठेले आते हैं ना, हाथ ठेले, हाँ फ्यूल बर्न होगा तो मास चेंज होगा। वो ठेले आते हैं ना, लुढ़काते रहते हैं, कैरी करते हैं, सामानों को ट्रांसफर करते हैं। देखा है जिन्हें व्हील्स लगे होते हैं तभी तो हम लोग क्या करते थे जब छोटे बच्चे थे, कि जब किसी के घर पे कुछ गेहूं या कोई पल्सेज आती थी तो ठेला आया करता था। तो उतरने के बाद फिर हम लोग क्या करते थे, उस पर जंप करते थे आगे की तरफ। तो कैसे लुढ़कता है? पीछे की तरफ जाता है। तो एक तरह से हम वही धुआं है जो रॉकेट से अलग हो रहे हैं इधर की तरफ, तो रॉकेट किधर जा रहा है? आगे की तरफ। समझ गए? तो ये बेस्ट बेस्ट एग्जाम्पल है। समझ, तुम एक खड़ी हुई गाड़ी से
आगे की तरफ जंप करोगे तो गाड़ी पीछे की तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो मास डीअटैच हुआ सिस्टम से वो इधर की तरफ है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आएगा। समझ गए? समझ गए? तो देखो बच्चों, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता था? हाँ बेटा, गैस भी फोर्स लगाती है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि फ्रॉम सेकंड लॉ, बेटा इसका सिंपल एग्जांपल जो तुम आज घर पे भी करके देख सकते हो, तुम बोल रहे हो ना कि सर गैस भी फोर्स लगाती है क्या, तो देखो वो समझाने का तरीका बताता हूँ। एक बलून में एयर ब्लो करना, भर देना, बांधना मत और हवा में छोड़ देना, देखना वो कैसे चलेगा। उसमें से गैसेस बाहर निकलेंगी तो वो चलने लगेगा। समझ गए? अरे समझ गए क्या? समझ गए ना? तो ये पता है तुम्हें एफ नेट क्या होता है? एम ए होता है, ठीक है? नहीं बेटा, एफ नेट वेरिएबल मास सिस्टम का एग्जांपल है, थर्ड लॉ का नहीं बोल रहा हूँ। तो ये हो गया। अब देखो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक तो एफ थ्रस्ट लग रहा है, एक नीचे की तरफ एम जी लग रहा है, जो इक्वल टू क्या है? एम ए है। तो क्या बोल दोगे? म्यू डी एम बाई डी टी, नहीं ना, वी डी एम बाई डी टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। इसमें किसी को कोई शक, एनी डाउट? कोई डाउट है क्या रॉकेट में? नहीं है, ठीक है। अब इसमें एग्जामिनर दो केस दे देगा। वो केस क्या क्या देगा एग्जामिनर? एग्जामिनर हमसे बोलेगा कि एक बार तुम ग्रेविटी को कंसीडर नहीं कर रहे। जब ग्रेविटी को कंसीडर नहीं करेंगे तो जी क्या हो जाएगा? जी क्या हो जाएगा? जीरो। एक बार वो ग्रेविटी को कंसीडर कर लेगा तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखो क्या है, विद ग्रेविटी में तो ये फॉर्मूला आ गया भैया, वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, ठीक है ना? विद अपवर्ड एक्सिलरेशन विद ग्रेविटी, विदाउट ग्रेविटी क्या हो जाएगा? जी इक्वल टू जीरो। तो जी को कंसीडर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी इक्वल टू एम ए। बेटा अगर मैं सव्यसाची और ये दूसरा एक और बच्चा है कि सर वी रिलेटिव तो नेगेटिव है ना, बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है तुमने। मैं भी उसकी तह में नहीं जाना चाहता था, मैं सोच रहा था वेरिएबल मास सिस्टम में पढ़ाऊंगा, लेकिन अब तुम समझ लो, ध्यान से समझना। ये भी समझ लो कि बेटा वी रिलेटिव नेगेटिव है तो बेटा डीएम बाई डी भी तो फिर नेगेटिव है, क्योंकि मास क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा? बोलो। मास डिक्रीज हुआ ना, तो डीएम बाई डी भी नेगेटिव और वी रिलेटिव भी नेगेटिव। तो अगर किसी सिस्टम से मास कम हो रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, तो फोर्स कैसे लगेगा? आगे की तरफ। समझ गए बेटा? क्लियर? कोई से भी चैप्टर का पूछ लो रे, कोई परेशानी नहीं है, तो आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, हो गया? तो ये दो केस हो गए कि एक बार तो मैं जी कंसिडर करना है, एक बार नहीं करना। तो बताओ बच्चों, कुछ रटना पड़ा? रॉकेट अलग से कोई चीज है क्या दुनिया की? रॉकेट अलग से कुछ है? नहीं है। तुम्हें तो सब आता है कि नहीं? क्लियर है? अरे क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। अब देखो, अब रॉकेट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, केस 2 आ गया। रॉकेट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब ए इक्वल टू कितना हो गया? जीरो। तो एफ नेट इक्वल टू एम इंटू जीरो। एफ नेट कितना है? वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी माइनस एम जी। अब देखो कोई चीज नहीं रटनी, सब आसानी से आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर हम समझ गए तो एक बार, आ रहा है ना? तो रटना मना है। मैकेनिक्स एक ऐसी चीज है जिसमें रटा नहीं जाता, इसको समझा जाता है तभी इसके सवाल। ठीक है? ठीक है बच्चों? अरे समझ गए क्या यार? हाँ, अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। ये जल्दी से कर दो क्वेश्चन।
6 आया बच्चों का आंसर। 6 किलोग्राम पर सेकंड बोल रहे हैं यार, फिजिक्स वाले बच्चे की तरह। फिजिक्स वाला बन जा तू भी। आज भी फातिमा सही है बेटा, ऐसा लग रहा है मुझे। सॉल्यूशन कर देता हूँ। समझ में आया होगा। देखो रटना कुछ नहीं पड़ेगा ना, डायरेक्ट हो रहा है ना। दो फोर्स है, एफ थ्रस्ट माइनस एम जी इक्वल टू 0। तो एफ थ्रस्ट इक्वल टू क्या हो गया, एम जी। तो v इंटू डी एम बाई डी टी इक्वल टू क्या हो गया, एम जी। v कितना है 1000, डी एम बाई डी टी कितना है निकालना है। मास कितना है 600 है, जी कितना है 10 है। तो लो, रॉकेट में गैसें जल रही है 6 किलोग्राम पर सेकेंड से। एक सेकेंड में रॉकेट का मास कितना कम हुआ, 6 किलोग्राम कम हुआ। तो बताओ कितना आसान है, कुछ रटना भी नहीं पड़ा अगर समझ गए तो। ठीक है ना। तो बिल्कुल जैसे से मैं कहता हूँ पढ़ते चलो, फिर तुम कहोगे सर फिजिक्स सबसे आसान। मजा आ गया। जल्दी से ये वाला क्वेश्चन भी कर दो। सेवन 7.5 किलोग्राम पर सेकंड आ रहा है एक बच्चे के आंसर, मौलिक जैन के। देखते हैं, देखिए मौलिक ने सही किया या गलत। सॉल्यूशन ये दिया है, m इक्वल टू 1000 kg, v रिलेटिव इक्वल टू 2000 मीटर पर सेकेंड, should be ejected so that dm by dt कितना होगा, with constant acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एफ थ्रस्ट माइनस एम जी इक्वल टू एम ए इक्वल टू दिया है 5। तो क्या हो गया भैया, v रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी माइनस एम जी 1000 इंटू 10 इक्वल टू 1000 इंटू 5। अरे यही है ना। तो v रिलेटिव कितना है 2000, dm by dt इक्वल टू 10,000 प्लस 5,000 15,000। देखो मौलिक जैन का आंसर बिल्कुल सही था। तो dm by dt इक्वल टू 7.5 किलोग्राम पर सेकेंड। सबका यही आंसर आ रहा है मेरे पास, जितने भी आंसर आए हैं। तो बताओ बच्चों, आसान है ना, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, जल्दी करो। A rocket of mass 2000 kg is ejecting the gases at a rate of 50 किलोग्राम पर सेकेंड। पहले तुम रॉकेट को अलग से टॉपिक बना के पढ़ते हो, अब रॉकेट को अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमने समझ लिया। विद स्पीड ग्रेविटी फ्री स्पेस m equal to 2000 kg at t equal to 0. A rocket of mass 2000 kg is ejecting the gases at a constant rate of 50 kilogram per second with speed 20 meter per second in gravity free space. Find out acceleration of rocket after 20 second। यहाँ बोलना चाहिए था constant rate। ठीक है, अब ये बोल रहा है आफ्टर 20 सेकेंड। मास इक्वल टू एम नॉट माइनस म्यू टी। समझे क्या। शुरुआती मास 2000 केजी है और एक सेकंड में कितना जल रहा है, 20 केजी जल रहा है। नहीं नहीं, एक सेकंड में 50 केजी जल रहा है। तो बताओ बच्चों 10 सेकंड्स में कितना जलेगा, 50 इंटू 10, नहीं 20 सेकंड में कितना जलेगा, 50 इंटू 20। तो ये कितना हो गया, m इक्वल टू 2000 माइनस 50 इंटू 20। तो 1000, तो m इक्वल टू कितना हो गया 1000 केजी। ये समझे मैंने क्या किया, अरे समझे क्या। उसने क्या कहा है कि t बराबर 0 पर इनिशियल मास कितना है 2000 केजी।
सुन लो ध्यान से, बोल रहा हूं मेरे भाई, मैसेज मत कर। T इक्वल टू 0 पर मास कितना है, 2000 kg है। वो हमसे कह रहा है क्वेश्चन को सोल्व करो कितने टाइम बाद, 20 सेकंड्स के बाद। तो हमें तो कौन से सेकंड का मास चाहिए, 20 सेकंड बाद जो मास है वो मास चाहिए। तो T बराबर 0 पर तो 2000 है, और 10 सेकंड में कितना निकला मास, प्रति सेकंड 50 निकल रहा है, 50, तो 20 सेकंड्स में कितना निकल गया, 50 इंटू 20, तो बचा कितना, 1000 kg बचा। ये बेटा फॉर्मूला नहीं है मंगला गोरी, दिमाग लगाया है। तुम्हारी जेब में 500 रुपीज है, 1 सेकंड में 5 रुपए खर्च कर रहा हूं, तो बताओ 10 सेकंड बाद कितने बचेंगे, कितने बचेंगे 10 सेकंड बाद, 450। तो बेटा ये हर चीज फॉर्मूला नहीं होती, हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया। ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो अब ये क्या बोल रहा है भैया, जी को तुम्हें क्या करना है, 0 करना है। तो एफ थ्रस्ट कितना हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एम जी इक्वल टू क्या है, या तुम चाहो तो पूरा लिख दो कि एफ थ्रस्ट माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। यहाँ मैंने लिख दिया भैया कि जी जी इक्वल टू क्या है, 0 है। तो एफ थ्रस्ट इक्वल टू कितना हो गया, एम ए हो गया। एफ थ्रस्ट कितना है, v relative dm by dt इक्वल टू 1000 इंटू ए। तो क्या पूछ रहा है वो, एक्सीलरेशन ही पूछ रहा है। v रिलेटिव को लिख दो 20 इंटू 50, ए इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कोई शक, कोई शक नहीं है, नो शक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अभी छोड़ते हैं और हम आते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अरे बेटा ये फालतू बातें मत करो, सर 20 सेकंड में स्पेस पे पहुंच गया तो क्या होगा। बेटा वो एग्जामिनर को क्वेश्चन देना है ना, तो ओएमआर में आंसर तो भर के आना है ना, अपना दिमाग नहीं लगाना है ना। तो अभी इधर इधर फोकस करो। क्या है बेटा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम एक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ। देखो हम हमेशा कहते हैं कि देयर इज एवरी एक्शन है वो एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। याद है कि हर एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ध्यान से समझो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। एवरी एक्शन हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब हमारे माइंड में क्या आता है कि भैया एक्शन पहले होगा रिएक्शन बाद में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। both appears at same time, so any one of the force can be defined as action and other can be defined as reaction। तुम ऐसा बोलते इसने उसे थप्पड़ मारी उसने मार दी, हो गया रिएक्शन रिएक्शन। ये एक्टिविटीज है, ये फोर्स की बात नहीं है। तो यहाँ पर द टर्म एक्शन एंड रिएक्शन, क्या बोलोगे कि द टर्म एक्शन एंड रिएक्शन रेफर्स फोर्स। ये टर्म एक्शन और रिएक्शन का मतलब किससे है, फोर्स से है। बोथ अपीयर साइमल्टेनियसली, मतलब देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन, सो एनी वन ऑफ द फोर्स कैन बी डिफाइंड एज एक्शन एंड अदर कैन बी डिफाइंड एज रिएक्शन। समझ गए मेरी बात को, अरे समझ गए क्या। जैसे मैंने इस बोर्ड पे थप्पड़ मारी तो यहाँ एक कांटेक्ट फोर्स आया, मैंने बोर्ड को फोर्स दिया अंदर की तरफ, तो बोर्ड ने मुझे फोर्स दिया बाहर की तरफ। समझ गए, किसी भी एक को एक्शन बोल सकते हैं, दूसरे को रिएक्शन बोल सकते हैं। समझ गए। दूसरी बात, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अगर एक्शन बोर्ड पर हुआ है तो रिएक्शन मेरे हाथ पे होगा,
एक्शन एंड रिएक्शन अपीयर्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। कभी एक ही ऑब्जेक्ट पर दोनों मत लगा देना, है ना, हमेशा डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर लगे। तीसरी बात क्या है सर? मैग्नीट्यूड तो बेटा पहले ही हो गया, राजशेखर श्रीनिवास वेलपुला, पहले हो गया, मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑफ सेम टाइप। अगर एक्शन फोर्स ग्रेविटेशन है तो रिएक्शन भी क्या होगा? ग्रेविटेशन होगा। अगर एक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन है तो उसका रिएक्शन भी क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन ही होगा। दोनों फोर्सेस क्या होंगे? सेम टाइप के होंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज को इलेक्ट्रिक फोर्स से खींच रहा है, वो एक्शन है, तो दूसरे चार्ज पहले को ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रहा है, ये रिएक्शन है। मतलब नॉर्मल रिएक्शन का रिएक्शन क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन ही होगा। mg का रिएक्शन फोर्स क्या होगा? mg ही होगा। समझ गए? एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या है? सेम नेचर के होने चाहिए, सेम टाइम के फोर्स होने चाहिए। ग्रेविटेशन का रिएक्शन ग्रेविटेशन, समझ गए? इलेक्ट्रिक फोर्स का रिएक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स, क्लियर? कूलम फोर्स का रिएक्शन कूलम फोर्स, ठीक है। ये लिखा हुआ है, अ सिंगल आइसोलेटेड फोर्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन नेचर, फोर्सेस ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन एंटी एक्शन रिएक्शन पेयर। देयर इज नो टाइम गैप इन बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन इज द कॉज, देयर आर सेम नेचर। ये आ गया ना, सेम नेचर मैंने बताया था जो, या चाहो तो लिख देना mg का रिएक्शन mg ही होगा। इसका मतलब ये है ना, अब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। फ्रिक्शन का रिएक्शन फ्रिक्शन ही होगा। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अरे समझ गए क्या? समझ गए ना इस पॉइंट का मतलब? ठीक है। थर्ड, दिस लॉ इज एप्लीकेबल ऑन बोथ, मतलब हमेशा लग रहा है ये। एक्शन एंड रिएक्शन इज आल्सो एप्लीकेबल टू बॉडी व्हिच आर नॉट इन फिजिकल कांटेक्ट। इसका एग्जांपल क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं है। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द इंटरेक्शन फोर्सेज, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एक्शन एंड रिएक्शन नेवर कैंसिल ईच अदर बिकॉज दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तो ये हुआ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसकी रीडिंग लगा कर आना। कल मैं FBD बनाना सिखाऊंगा, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है ना बच्चों? ठीक है, अच्छा चलते हैं, बाय 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 बाय। हाँ, कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं है। जैसे ये मार्कर है, इस पर mg अर्थ लगा रही है, क्या ये अर्थ के कांटेक्ट में है? ठीक है, मजा आ रहा है?